सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, उसके बाद भी आपको पुलिस से सुरक्षा मांगनी पड़ रही है और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अच्छा, एक बात कही जाती है कि आप लोगों को सड़कों के किनारे मजार तो दिख जाती है, लेकिन कोई ऐसा मंदिर नहीं दिखता है जो बीच सड़क में। आपको अगर मंदिर दिखता हो तो आपको अपने ऊपर कि साहब आपको मस्जिदों पे और मजारों पे बड़ा सवाल उठता है, मंदिर पे आपका सवाल नहीं उठता तो नहीं उठेगा। ये मंदिरों का देश है भारत, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है ना। मतलब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, अयोध्या में जो आपने विकास किया, उसके बगल की सीट बता रही है कि वो विकास पसंद नहीं आया लोगों को। जब मंदिर बन रहा था अयोध्या का, तब हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत सारी की थी। सड़कें चौड़ी होने के नाम पे जो वहाँ की मतलब पुश्तैनी निवासी हैं जिनका उनका घर उजड़ जाता है, वो वहाँ से चले जाते हैं और अमिताभ बच्चन वहाँ पर आकर जमीन ले लेते हैं। तो आपने अयोध्या के जो लोग थे, जो सच में राम के मतलब उन्हें पूजा होगा या उनके सेवक रहे होंगे, उनको तो आपने अयोध्या से निकाल दिया। पर डेवलपमेंट के नाम पे आप रोटी तो नहीं छीन लेंगे। अभी ये जो दाल मंडी की जो केस हुआ बनारस में, उसमें जिनकी पुश्तैनी दुकानें थी, इतनी पुरानी लोग रो रहे हैं कि पूर्वजों की दुकान है टूट रही है। पूर्वजों के नाम पे तो मज़ारें बनी हुई हैं। तो दाल मंडी में सिर्फ मुसलमान ही थे, हिंदू नहीं थे एक भी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि मतलब अगर कोई युवा है, वो अपनी मेहनत की या परिवार से या कैसे भी कुछ पैसा इकट्ठा करके एक चाय की दुकान खोलता है, तो उसको रोजगार माना जाए? आप नहीं मानते उसको रोजगार? नहीं, आप लोग अपनी गिनती में गिन लेते हैं क्या? नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, और आज की जो सीरीज़ है उसमें एक खास मेहमान हैं देवरिया सदर से भाजपा विधायक सलभमणि त्रिपाठी जी। इनका एक तजुर्बा ये भी है कि इनका एक जुड़ाव पत्रकारिता से भी है, तो कई बार क्या सवाल होंगे ये सोचने में भी बड़ी दिक्कत है कि क्योंकि आप इसको भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो थोड़ा ये बताइए कि कैसे एक पत्रकार से एक विधायक तक का ये जो सफ़र है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि मुझे बहुत काम करने का अवसर मिला। जब जर्नलिज्म में भी थे, लगभग 18-19 सालों तक सक्रिय पत्रकारिता की, तो बहुत सारे सवाल उठाते थे। और कई बार ये लगता था कि पत्रकारिता में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन किसी मुद्दे को खींच सकते हैं। टेलीविज़न की टीआरपी एक बहुत बड़ा इशू होती है, और हम सब जिस क्षेत्र से आते थे, ईस्टर्न यूपी, उसकी टीआरपी में कोई उसका आधार नहीं होता था। तो दिल्ली में अगर मान लीजिए डेंगू से 20 लोग बीमार हो गए, तो नेशनल मीडिया की सबसे बड़ी खबर होती थी। लेकिन गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से अगर 2000 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई, तो टेलीविजन के लिए खबर नहीं होता था। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत मुनासिब नहीं है, और मुझे और भी आगे बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और इसलिए राजनीति का रास्ता चुना कि केवल सवाल नहीं, जवाब भी तलाशने चाहिए। जवाब क्या हो सकते हैं? सवाल उठाना फिर भी आसान होता है, जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। और जो जवाबदेही वाले लोग हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये जानने की कोशिश की, राजनीति में चले आए। तो सलभ जी जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी सवाल हैं, आपकी जो भी संशय है, उनका समाधान करूं। जी, अब पिछले विधानसभा चुनाव में आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा वो ये रहा कि आप देवरिया की तस्वीर बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे, इस तरीके की चीज़ें आपने कही और जनता ने आप पर विश्वास जताया, और आप अभी विधायक हैं हमारे सामने। तो क्या कुछ किया है आपने? देखिए, देवरिया की अगर बात करें तो देवरिया में 2-4 विषय ऐसे थे जो बहुत ही बड़ा इशू थे। एक तो हमारे यहाँ था कि रोड जाम बहुत बड़ा इशू थी। शहर बढ़ चुका है, आबादी बढ़ चुकी है, गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन उस हिसाब से ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। बहुत बार कोशिश की ट्रैफिक के लोगों के साथ, प्रशासन के साथ, तो बार बार ये तस्वीर निकल के आती थी कि नहीं, यहाँ पे एक बाईपास जब तक नहीं बनेगा, जो हैवी व्हीकल हैं, जो बड़े वाहन हैं, वो जब तक शहर के आउटर एरिया से नहीं निकलेंगे, तब तक जाम की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। उसके लिए बड़ा बजट चाहिए था। एक योजना सैंक्शन भी हुई थी, लेकिन किन्हीं वजहों से अटक गई थी। देवरिया बाईपास की योजना थी, 2019 से पहले, यानी 2018 में उसका शिलान्यास भी हुआ था, लेकिन स्थानीय स्तर पे प्रशासन का सहयोग न हो पाने के चलते वो योजना पूरी अटकी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, एक प्रॉपर एक एडीएम की नियुक्ति कराई, और 1800 करोड़ रुपए से देवरिया बाईपास बन रहा है, जो बहुत सालों से लोग कहते थे कि देवरिया बाईपास होना चाहिए, बाईपास बनना चाहिए। उसमें लैंड एक्विजिशन भी हुआ, उसमें कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही रही। देवरिया और कसिया 2 बड़े केंद्र हैं। देवरिया देवरहा बाबा का स्थान है, और कुशीनगर महात्मा बुद्ध का स्थान है। दोनों को जो रोड जोड़ती है, कंजेस्टेड थी,
और उस पर बहुत सारे मैरिज हॉल्स हैं। शाम के टाइम में आप 4 बजे से लेके 11 बजे तक वहाँ जा नहीं सकते, इतनी गाड़ियाँ होती है, बच्चे फंसे होते हैं, एम्बुलेंस फंसी होती है। 293 करोड़ से ज़्यादा रुपए, लगभग 300 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन हुए। देवरिया में एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत सालों का था, लोग कहते थे कि हो नहीं पाएगा। हमारे एक आरओबी बनना था, रेलवे ओवरब्रिज, उसको कहते हैं कसिया ढाला। बहुत लंबे लंबे जाम लगते थे, गाड़ियां खड़ी होती थी, बच्चे परेशान होते थे। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, 80 करोड़ रुपए उसके लिए भी आए। बहुत सारे ऐसी सड़कों पे बहुत सारे काम हुए। जो गरीब कन्याएं हैं, गरीब परिवारों की, उनकी शादी के लिए बहुत से लोग मैरिज हॉल बुक नहीं कर पाते। इकलौती ऐसी विधानसभा है देवरिया जहाँ पे 2 विवाह घर बने, एक बन के तैयार हो गया ऑलमोस्ट, हम जल्द उसका लोकार्पण कर देंगे, और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के लिए बना, करीब 10-12 करोड़ रुपए से ये 2 मैरिज हॉल्स बने। धार्मिक स्तर पे बहुत सारे काम हुए, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, करीब 6 ऐसे मंदिर हैं जो बहुत सिद्ध मंदिर हैं, बहुत प्राचीन मंदिर हैं और बहुत सालों से उपेक्षित थे। पर्यटन विभाग से बात करके, माननीय मुख्यमंत्री से बात करके उन 6 मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ, बड़े स्तर पे काम हुआ। मेडिकल कॉलेज में हमारे ट्रॉमा सेंटर नहीं था, ट्रॉमा सेंटर के लिए बजट लेके आए, ट्रॉमा सेंटर बहुत तेजी से बन रहा है। जो भी मरीज होते थे उनको गोरखपुर रेफर किया जाता था, उनको ना रेफर किया जाए। आप यहाँ की जो मेडिकल कॉलेज है उसको रेफर सेंटर ही कहा जाता है, कहते कुछ भी जाइए और रेफर कर दीजिए। बिल्कुल, प्रेशर भी बहुत है, बिहार के बहुत से लोग आते हैं, आसपास के जनपदों के बहुत से लोग आते हैं, तो रेफरल सेंटर हो गया था। प्रयास करके हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है, हमारा जो आईसीयू है, वो बहुत तेजी से उसका काम चल रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम उसका लोकार्पण कर देंगे। मेडिकल कॉलेज बनाने के चक्कर में देवरिया सदर का गला घोट दिया गया। अब पुरानी बात है, 2019 से पहले की बात है, और ऐसा मुझे बताया जाता है कि मेडिकल कॉलेज के लिए जो जगह चाहिए थी, जगह नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि है लैंड का इशू है, देवरिया में ज़मीन नहीं मिल पाती, बहुत बार सरकारी योजनाओं के लिए नहीं मिल पाती। तो मुझे ऐसा बताया गया कि इस वजह से मेडिकल कॉलेज वहाँ पर बनाया गया, बना, देवर्षि देवराव बाबा के नाम पर बना जी। अब ये है कि उसको कितना अच्छा कर सकते हैं, इसकी कोशिश है। मेडिकल की सीट्स बढ़वाई, पीजी की पढ़ाई होने जा रही है, पहली बार शुरुआत होने जा रही है कि यहाँ पर पीजी के स्टूडेंट भी आने जा रहे हैं। तो ट्रॉमा सेंटर, बर्न यूनिट, हॉस्टल तैयार हो रहा है, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग का जो कॉलेज है वो भी मेडिकल कॉलेज के अंदर तैयार हो रहा है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन मेडिकल कॉलेज के भीतर हुआ। अल्ट्रासाउंड की मशीनें आई, बहुत डिजिटल मशीन्स आई, तो इक्विपमेंट के स्तर पे भी, आज भी मैं गया था मेडिकल कॉलेज में, पूरा घूमे हैं, इमरजेंसी को बेहतर किया है, तो मेडिकल की दिशा में भी काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ एक जगह है ग्रामीण क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक स्कूल बनाया है गोरखपुर में, अटल आवासीय विद्यालय। तो मैं एक दिन गया था, मैंने देखा बहुत अच्छा स्कूल है, मुझे लगा कि बहुत गरीब परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मेरे यहाँ भी एक स्कूल दे दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने 30 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है, बहुत अच्छा स्कूल बनने जा रहा है, उसको मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के नाम से, और मुझे विश्वास है ज़मीन का चयन हो गया है। बहुत जल्दी जो सरकारी औपचारिकता इस सत्र में होगा या अगले? मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के पहले मैं उसका शिलान्यास करूंगा। तो सड़क से लेके बिजली के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। आप मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं लेकिन एक सदर अस्पताल का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो क्या देवरिया में नहीं है? नहीं है, सदर अस्पताल का हमारे भी एजेंडे में है, सदर अस्पताल को हम लाना चाहते हैं। प्रॉब्लम जमीन की है, यहाँ लैंड नहीं मिल रही जिला अस्पताल के। मतलब आप सोचिए कि आपने एक अस्पताल को रबर से मिठाकर उस पर दूसरा अस्पताल बनाया, या उसका गला घोट दिया। नहीं, ये नहीं कह सकते। मेडिकल कॉलेज भी बहुत बड़ी डिमांड थी, लोगों की ज़रूरत भी थी, डिमांड भी थी। ज़िला अस्पताल सही बात है कि ज़रूरी होता है, पर मेडिकल कॉलेज तो बहुत बड़ी चीज़ थी। और मेडिकल कॉलेज आने से बहुत सारी, आप देखिए, कोई सोच सकता था कि MBBS के स्टूडेंट देवरिया में पढ़ेंगे। अब देश भर में बच्चा जाएगा, प्रदेश भर में बच्चा जाएगा, उससे पूछेंगे भाई MBBS कहाँ से किया आपने, तो बताया कि मैं देवरिया मेडिकल कॉलेज से, महर्षि देवराव बाबा। तो आपका एक बड़ा, आपको बड़ा अवसर मिलता है। पीजी के स्टूडेंट आएंगे, आप सोचिए, आएंगे तो उनकी वजह से हॉस्टल्स बनेंगे, बाहर पीजीज बनेंगे, उनके रहने की चीज़ें होंगी और बहुत सारे लोगों के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो मेडिकल कॉलेज निश्चित तौर पे बड़ी उपलब्धि है। पर हाँ, जिला अस्पताल को लेकर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 2-3 लैंड चिन्हित भी की थी, पर वो नहीं मिल पाई। जैसे भुजौली में एक लैंड हमने चिन्हित की थी, अब उसको कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये तो रेजिडेंशियल है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो बहुत पहले स्टेडियम अनाउंस हुआ तो स्टेडियम बनना चाहिए, और जिला अस्पताल के लिए जितनी जगह चाहिए हो नहीं पा रही है। तो देवरिया में ज़मीन की समस्या है। हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, पूरे प्रदेश में केवल 8 विद्यालय दिए थे, उसमें एक देवरिया को था। केवल अभी 2 एकड़ लैंड चाहिए, नहीं मिल पा रही। स्टेडियम के लिए 4 एकड़ का योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है
कि जो खेल के क्षेत्र में बच्चे हैं उनको कैसे प्रमोट करें। तो योजना है कि 4 एकड़ लैंड हमें मिल जाए, कहीं से 4 एकड़ मिल जाए तो एक बहुत अच्छा स्टेडियम हम बना लेंगे। नहीं बना पा रहे, बहुत मुश्किल से सुरौली थाना बनाया। हमारा एक पूरा क्षेत्र जो था बहुत बड़ा क्षेत्र था और केवल कोतवाली से चलता था। मैन पावर कम थी, समस्याएं ज़्यादा थी, बहुत प्रयास किया, बड़ी मुश्किल से जगह मिल पाई तो नया थाना बन के तैयार हुआ। उसका लोकार्पण बहुत जल्दी करेंगे, तो प्रयास कर रहे ठीक है, हैं। काम लंबे चौड़े किए गए हैं, काफी कुछ किया गया है। प्रयास तो किया। आप हर दूसरे लाइन में योगी जी का नाम ले रहे हैं, तो एक जो तजुर्बा है आपका या जो साथ में काम करने का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा बताइए जो अभी तक मीडिया में लीक ना हुआ हो योगी जी के बारे में। नहीं, देखिए, बहुत मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है और सही बात है, काम करने का सौभाग्य तो मिला। उनसे एक चीज़ सीखी है कि हम किसी भी दायित्व पर कोई सत्ताधीश होकर नहीं बैठते हैं। ये जवाबदेही की कुर्सी होती है और हम एक कस्टोडियन की भांति बैठते हैं। जो भी विधायक के तौर पे या विधानसभा में एक भी रुपए अगर आता है तो उसके मालिक हम नहीं हैं, उसकी मालिक जनता है। जनता। और हम एक कस्टोडियन की भांति बैठते हैं। कई बार हम अपना पैसा खर्च करें, व्यक्तिगत पैसा खर्च करें, उसमें हम लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन जो पैसा जनता के लिए आया है, हम उस पैसे के कस्टोडियन के तौर पे हमें बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से प्रयास करना चाहिए। और जो मैंने मुख्यमंत्री जी के भीतर देखा है और प्रधानमंत्री जी के भीतर भी देखा है कि अपने क्षेत्र के लिए, जो अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र के प्रति समर्पण का भाव इतना होना चाहिए कि आपके पास खुद के लिए भले समय न मिले पर क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, ईमानदारी से कोशिश करिए, तो बहुत सारे असंभव काम भी होते हैं। देवरिया में एक मजार थी, वो भी बड़ा विवाद रहा। अब विवाद का तो कोई उसमें प्रश्न था नहीं, लेकिन आप मतलब ऐसे देखिए तो सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, उसके बाद भी आपको पुलिस से सुरक्षा मांगनी पड़ रही है। और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भूमाफिया हैं उनको हमने उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया है, जो लुटेरे हैं या जो ऐसे स्वभाव के लोग हैं। कि आपने कहाँ से उठाया, आपको गलत जानकारी है। आप मेरे न्यूज चैनलों में चला कि एक बयान दिखा दीजिए। मैंने कोई नहीं मांगी, मैं तो आज भी कहता हूँ सुरक्षा की आवश्यकता मुझे नहीं है। किसकी मजाल है योगी जी की सरकार में कोई आंख उठा के देख लेगा, किसी की मजाल है। मैंने नहीं मांगी, कौन कहता है? आपको गलत बताया गया, मुझे मेरा एक बयान दिखाइए, मैं माफी मांग लूंगा। नहीं, पर न्यूज चैनल में ये चला कि उस मजार के बाद आपको जान से मारने की धमकी आई। धमकी कोई दे सकता है। फिर आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रशासन ने बढ़ाई, मैंने कोई सुरक्षा नहीं मांगी, मैं तो उल्टा वापस करता रहा। मुझे आवश्यकता नहीं सुरक्षा की। मेरी देवरिया के लोग, उनका आशीर्वाद, उससे बड़ा प्रोटेक्शन मेरे लिए कुछ नहीं है। और बाकी किसी की मजाल नहीं है। जो लोग इस प्रकार के तत्व हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, जो धमकी देते हैं, फतवे जारी करते हैं, पोस्टर पे तलवार के निशान काट के भेजते हैं। जूतों पीटे गए हैं, पुलिस ने इलाज किया है, माफी मांगते उनके वीडियो आए। जिन्होंने धमकी दी अगले 24 घंटे माफी मांग रहे थे। तो ऐसे लोगों का इलाज किया हमने। हमें सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? हमें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पर एक डर था, तभी तो यूपी पुलिस आपके सपोर्ट में। देखिए, प्रशासन अपना काम करता है, वो उसको डर नहीं कहते। प्रशासन अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन अपनी व्यवस्था करता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पर डर वर किसी को नहीं है और डरते वरते नहीं है। डरने की आवश्यकता भी नहीं है। जो ऐसे तत्व हैं उनसे निपटते हैं और हमें तो पता है। नकेल कसने में हम काफी कामयाब रहे। एक मजार बनी हुई थी और बच्चे को पता एक बात कही जाती है कि आप लोगों को सड़कों के किनारे मजार तो दिख जाती है, लेकिन कोई ऐसा मंदिर नहीं दिखता है जो बीच सड़क में। आपको अगर मंदिर दिखता हो तो आपको अपने ऊपर विचार करना चाहिए। भारत देश किसका है? सनातन संस्कृति का देश नहीं। इसमें मैं इस पे गंभीरता से कह रहा हूँ कि मुझे उन पे बड़ा ताज्जुब होता है। और अगर सड़क पे जाम लग रहा है मजार की वजह से, तो वो मंदिर टूटे नहीं? काशी चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और मंदिर तो खुद लोगों ने पीछे कर लिए, हम पीछे कर लेंगे। मैं आपको 20 ऐसे मंदिर दिखा सकता हूँ, पर उनसे पूछे ना कि जिन्होंने 4 बांस लिया, उस पर खरी चादर तान दी और दिन दहाड़े गुंडागर्दी से जमीन कब्जा कर ली और आज भी जाके कोर्ट मुकदमा लड़ते हैं, केस लड़ते हैं, जबकि पता है फ्रॉड हो। ये भी पता है कुछ नहीं, अभी खुदाई करोगे नीचे कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि 4 बांस लिया, हरी चादर तान दी, 4 सिक्के फेंक दिए और अगले दिन से वहां पे पढ़ना शुरू कर दिया अपना। उनसे पूछे ना कि बेशर्मी के साथ जमीन कब्जा करते हो। मंदिर तो हजारों साल से है। मंदिर पहले बने या सड़क पहले बनी, ये भी तो सोचिए ना। तो ये तो सनातन संस्कृति का देश है। लेकिन मुझे ताजुब होता है कि जो लोग अपना नाम हिंदू लिखते हैं और सवाल उठाते हैं कि साहब आपको मस्जिदों पे और मजारों पे बड़ा सवाल उठता है, मंदिर पे आपका सवाल नहीं उठता, तो नहीं उठेगा। ये मंदिरों का देश है भारत। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है ना। मतलब हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देश भर में रहने वाले सभी लोग एक बराबर हैं। लॉ के नजरिए से, उसके चश्मे से सभी बराबर दिखते हैं। संविधान से ही इलाज कर रहे हैं। हाँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यही संविधान दिया है कि आप सरकारी जमीन पर जाके 4 ईंट लगा के मजार नहीं बना सकते।
और बनाएंगे तो उसका इलाज करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको गिराएंगे, ध्वस्त करेंगे। बुलडोजर चलाया यहाँ पर भी, आगे और चलाएंगे, क्योंकि ये स्वीकार्य नहीं है। सबको पता है। हमारे एक प्रचारक की हत्या कर दी, एक वरिष्ठ प्रचारक थे राम नगीना यादव जी, उन्होंने केवल आवाज़ बुलंद की कि नहीं साहब ये मज़ार गलत है, अवैध है, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आप किसी कालखंड में जो सरकार आपको पोषित करती थी, जो आपको पोषती थी और आपके लिए गोलियां चलाती थी, तो ये सनातन का स्वर्णिम काल है। और इस सनातन के स्वर्णिम काल में अगर हिंदू नहीं जगेगा, सनातनी नहीं जगेंगे, तो हालात देख लीजिए क्या है। कश्मीर के हालात देख लीजिए, बांग्लादेश के हालात देख लीजिए। आप जगो न जगो, हम तो जगाने का प्रयास करेंगे। देर से तो जगेंगे कब 27 का एजेंडा हिंदुओं को जगाना है या कुछ नहीं, और है? 27 का एजेंडा विकास है हमारा, वो भी विकास का ही पार्ट था। जो मजार गिराई वो भी विकास का ही पार्ट था। और हिंदू जगाए तभी तो 17 में भी आए, 22 में भी आए, 27 में भी आएंगे, 14 में भी आए, 19 में आए, 24 में आए, आगे भी आएंगे। हिंदू तो जगाए, हिंदू ने अपनी ताकत देखी है। आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, अयोध्या में जो आपने विकास किया, उसके बगल की सीट बता रही है कि वो विकास पसंद नहीं आया लोगों को। तभी उसके बाद चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद बनारस की दाल मंडी बुरी तरीके से तोड़ी गई। बनारस मत भागिए, पहले अयोध्या पर रहिए। ठीक है। अयोध्या में आपने रिसेंट चुनाव का क्या हुआ, जो लेटेस्ट चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, आप ही जरा मुझे बताइए। तो मंदिर के ठीक बाद चुनाव हुआ, क्या हुआ बताइए। इतना बड़ा, तो इतना भाजपा जीती। लेटेस्ट चुनाव हुआ तो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, और जिनको सांसद बना के भेजा वो खूब टीवी के सामने रोए, चुनाव हारे विधानसभा का। ठीक है, होता है कई बार, ऐसा नहीं है। हम यहाँ से थोड़े देखते चले आ रहे हैं। हमने तो रामायण में भी पढ़ा है, महाभारत में भी पढ़ा है, बहुत बार हुआ। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, इसका क्या मतलब है? धर्म जीत गया? भगवान राम ही जीतेंगे। 14 वर्ष का नहीं, 28 वर्ष का भी वनवास होगा, धर्म ही जीतेगा। और आज दिखा रहा है। अयोध्या में लोगों ने कहा ना कि नहीं साहब कुछ नहीं होगा, परिंदा पर नहीं मारेगा, कहा ना, बन गया राम मंदिर ना। भगवान राम की ताकत है ये। भगवान राम ने अपना वजूद दिखाया। बाबा विश्वनाथ के अंदर वो शिवलिंग के ऊपर जो वजू करते थे, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहती थी भाई वहां सर्वे करो, और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं करने देती थी। बाबा विश्वनाथ ने अपनी ताकत दिखाई, आ गए ना, वजू बंद हो गया ना, सर्वे भी हो गया, आगे वो भी मंदिर का पार्ट बनेगा। तो कहते हैं जब मंदिर बन रहा था अयोध्या का, तब हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत सारी की थी। सड़कें चौड़ी होने के नाम पे जो वहाँ की मतलब पुश्तैनी निवासी हैं, जिनका उनका घर उजड़ जाता है, वो वहां से चले जाते हैं, और अमिताभ बच्चन वहां पर आकर जमीन ले लेते हैं। तो आपने अयोध्या के जो लोग थे, जो सच में राम के मतलब उन्हें पूजा होगा या उनके सेवक रहे होंगे, उनको तो आपने अयोध्या से निकाल दिया। गलत जानकारी है। और मुझे लगता है जो रामपथ बना था उस पे पहले कितनी वो पतली गलियां और उस पे कितनी दुकानें थी। बताइए, सेम ऐसा ही दाल मंडी में भी हो रहा है। गोरखपुर में जो महाराजगंज की रोड बनी, तो सबसे पहले किसकी दीवार टूटी? आपको पता नहीं? पता है? नहीं। तो पता होना चाहिए आपको। गोरखपुर में जो महाराजगंज की रोड बनी है, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर की दीवार टूटी। अच्छा। टूटी? आपको नहीं पता? तो क्या करिएगा? सड़कें, अगर इंटरनेशनल प्लेस अयोध्या हो रहा है तो आप क्या चाहते हैं? गलियां दिखाते रहे हम? आप क्या चाहते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं तो हम उनको उन गलियों के भीतर उनको जाम में जूझने दें? डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर पर डेवलपमेंट के नाम पे आप रोटी तो नहीं छीन लेंगे। अभी ये जो दाल मंडी की जो केस हुआ बनारस में, उसमें जिनकी पुश्तैनी दुकानें थी, इतनी पुरानी लोग रो रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि पूर्वजों की दुकान है, टूट रही है। पूर्वजों के नाम पे तो भाई, पूर्वजों के नाम पे तो मज़ारें बनी हुई हैं, तो मस्जिद बनी हुई है। दाल मंडी में सिर्फ मुसलमान ही थे, हिंदू नहीं थे एक भी। मैं ये नहीं कह, मैं हिंदू मुसलमान जा ही नहीं रहा हूँ। मैं कहाँ हिंदू मुसलमान जा रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीनें थी, तो दुकानें आप थी, कोर्ट जाइए ना, कोर्ट से स्टे ला लीजिए। आपके पास कोर्ट का ऑप्शन है ना। अगर हम गलत कर रहे हैं, अगर हम गलत हैं, आपके पास कागज हैं, आप तो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, तो कागज नहीं दिखाएंगे तो फिर बात तो कागजों पर होगी। तो इसलिए अगर हम गलत कर रहे हैं, पहली बात तो कर नहीं रहे, अगर गलत कर रहे हैं तो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। बहुत तेजी से कई बार अदालतें खुलती भी हैं, रात के 12 बजे भी खुली अदालतें आपने देखी होंगी। अफजल गुरु की फांसी के वक्त में कुछ लोग चले गए थे छाती पीटते हुए। बांग्लादेश में हिंदू जलाया जाता है तो उनको दर्द नहीं होता, पर अफजल गुरु को फांसी होती है तो छाती पीटते हुए रात के 12 बजे अदालत जाके दरवाजा खुलवाते हैं। कपिल सिब्बल तो भगवान राम का मंदिर रोकने चले गए थे कांग्रेस के कहने पर। तो जाए ना, दाल मंडी के केस को लेकर जाना चाहिए। ये तो मुफ्त में वकील बैठे होते हैं, तो कोई लव जिहाद का मामला आ जाए तो मुफ्त में अपनी फीस नहीं लेते, बोलते नहीं साहब हम तो इसके जिहादी के साथ खड़े हैं। तो ये मुफ्त में केस लड़ने वाले शांति से क्यों बैठे हैं?
तो उनसे भी पूछे ना, इसका मतलब कागज नहीं है, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं तकनीकी तौर पे और कानूनी तौर पे आप नहीं सही हैं, तभी तो आप नहीं कर पा रहे। जैसे जो रो रो रहे हैं, जिनकी पीड़ा ये है कि उनकी पूरी, अब मान लीजिए कागज भाई, नहीं है लेकिन दाल मंडी पे आपको पीड़ा बहुत है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर भी तो बना, हाँ, तो बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में हिंदुओं ने अपनी जमीन नहीं दी क्या? तो उन पे आप कितनी पैसा पुरानी पुरानी मंदिरें दिया तोड़ी ना? जा रही हैं। नहीं, गलत, फिर गलत बात है। हाँ। कौन सा मंदिर तोड़ा, आप जरा मुझे बता दें। अहिल्याबाई, अभी आप अहिल्याबाद, अब आप इतनी बात भी, जब प्रशासन ने स्पष्टीकरण दे दिया, जब विपक्षियों को कहा गया कि देख लो, वो नहीं बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं- मूर्तियां सोशल मीडिया पर दिखाई गई अब- कि आप देखिए अगर जिन्होंने घाट बनाया आज उन्हीं की मूर्ति तोड़ी जा रही। सोशल मीडिया के हिसाब से पत्रकारिता करना चाहती है नहीं, तो मैंने आपको- बताया कि तो मैं फुटेज कहता आई। हूं, प्रशासन ने चुनौती तो दी है, जाके साबित कर दीजिए। हम्म, तो कोई साबित करने नहीं गया। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे टीवी चैनल पे, मैंने कहा भाई मैं टिकट कराता हूँ, मैं आपको बनारस लेके चलता हूँ, जाओ बताइए कहाँ पे माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति टूटी है, भाग गए, गायब हो गए। तो ये देखिए, कुछ समय तक चल सकता है झूठ, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ आप है कुछ ये। समय तक झूठी तो, और क्या, अगर झूठ नहीं होता तो क्या विपक्ष हमें छोड़ता? उस विपक्ष को तो बनारस में, काशी में, बनारस में, अयोध्या में, मथुरा में हर डेवलपमेंट से दिक्कत है उसको। मथुरा के भीतर पूरी की पूरी भगवान कृष्ण की जमीन कब्रिस्तान के नाम अलॉट कर दी थी, तो उनको तकलीफ नहीं हुई क्या? आज काम वहां पे हो रहा है, आज वापस जमीन ली गई है। तो ये वो लोग हैं जो एक अलग तरह की राजनीति करते हैं, और मुझे लगता है कि देश और प्रदेश के लोग उनको समझ चुके हैं। और इसीलिए ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है, बहुत कुछ चलेगा, ठीक है, उसकी काट भी आएगी, लेकिन जनता समझती है, देश और प्रदेश की जनता समझती है, और वो समीक्षा करती है, और इसी नाते ऐसे झूठ बहुत देर तक टिकते नहीं। अगला जो चुनाव है उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, मतलब क्या सोच रखा है आपने कि और क्या कुछ बाकी है? ग्राउंड पर मैंने बात की कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि आपने वादा किया था जी। कि आप चीनी मिल खुलवाएंगे, वो आप खुलवाए नहीं। बिल्कुल, चीनी मिल हमारे एजेंडे में है, और आगे आपने कहा कि अगर मुझे अवसर मिलता है तो ज़रूर प्रयास करेंगे। चीनी मिल की जो ज़मीन है, देवरिया की चीनी मिल बहुत समृद्ध थी, और एक शख्स हैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 300 करोड़ की चीनी मिल महज 25 करोड़ में खरीद ली, और ये सौदा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, देवरिया के लोगों ने कहा जांच होनी चाहिए, कोई जांच नहीं की गई। जांच की प्रक्रिया शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम लोगों ने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद उनसे कहा भाई आप ज़मीन वापस करिए। उन्होंने रिटर्न लिख के दे दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई, क्योंकि और भी मामले उनके खिलाफ थे। उन्होंने रिटर्न लिख के दे दिया कि हम ज़मीन वापस करने को तैयार हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है कि जिस व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी औने पौने दाम पे, उसको रियलाइज़ हो रहा है कि हम कानूनी। अब ये कौन सी चीनी मिल की बात कर रहे हैं यहाँ? बैतालपुर की चीनी की मिल की बात कर रहे अच्छा, हैं। ठीक है, पर आसपास में कई चीनी मिल हैं जो मेरे बंद क्षेत्र हैं। में 2 चीनी मिल है, आपके क्षेत्र दोनों में पे आ 2। रहा हूं। बैतालपुर की चीनी मिल उसने वापस कर दी है। प्रॉब्लम क्या है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सीबीआई जांच के दायरे में है। हम लोगों ने लिख के, सरकार ने लिख के सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब ये ज़मीन वापस करने को तैयार है। इन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली है, आप परमिशन दे दिए ताकि हम चीनी मिल नहीं स्टैब्लिश करा पाएँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी हम इस पर देखेंगे कि ये क्यों वापस कर रहे हैं, और वापस करने भर से किसी का गुनाह खत्म नहीं हो जाता। इस नाते सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो ज़मीन वापस कर चुके हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि जैसे हमें क्लियरेंस मिलेगा, लीगल क्लियरेंस मिलने की बात है, मामला सीबीआई ईडी सब में है, जैसे क्लियरेंस मिलेगा, हम पूरी ताकत लगा के चीनी मिल स्थापित कराने का प्रयास करेंगे। बाकी चीनी मिल के अलावा छोड़ दीजिए। तो मुझे बस स्टैंड का भी मुद्दा है। आ गया बस स्टैंड, अच्छी बात है। बस स्टैंड मुझे लगता है कि बहुत जल्द, कह रहे हैं कि आप सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और उसे ही आप अपने विकास में गिन रहे हैं। देखिए कितनी पुरानी खंडहर पड़ी हुई बस है, स्टेशन मुद्दा है, बस स्टेशन, और वो भी शायद आपने वादा किया था या आपने। है, हमारे वादे में है। और मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिनों में, ईश्वर चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, तो 15-20 दिनों में बस स्टैंड का ऐलान हो जाएगा। 15-20 दिनों के भीतर मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी के अपने कुछ काम करने के तरीके होते हैं, आपको भी पता है। अब उन पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, पर हाँ, सबसे बड़ी ज़रूरत है, बस स्टेशन बनना चाहिए। बस स्टेशन को लेकर काम उन्होंने किया भी है, और लगभग 99 पे पहुँच गए हैं, और 10-15 दिनों में हो जाएगा। लेकिन एक पुराना बस अड्डा भी था हमारे पास, और देवरिया में कोई पार्किंग प्लेस नहीं था, एक भी पार्किंग प्लेस नहीं है, कोई भी। मॉल्स बने हैं, दुकानें बनी हैं। तो मैंने सीएम साहब से अनुरोध किया था कि अगर हमें ज़मीन मिल जाए तो हम यहाँ पे एक पार्किंग सेंटर बना देंगे, पार्किंग की जगह बना देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। दयाशंकर जी ने अपने डिपार्टमेंट की ज़मीन कोई नहीं देता, बट पूरा परिवहन विभाग ने पूरी ज़मीन
हमें दे दी है और वहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है जहाँ दुकानें बनेंगी, एक परिवहन की एक पार्किंग की बहुत बड़ी जगह बन रही है, मल्टी लेवल पार्किंग। और ऊपर हम अपनी स्वयं सहायता की बहनों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए एक बहुत अच्छा एक जगह बना दें जहाँ पे अपने उत्पादों को वहाँ पे रख के वो उसकी बिक्री कर सकें। तो आखिर में बस स्टेशन और चीनी मिल, ये दो मुद्दे बचते हैं। बस स्टेशन मुझे लगता है बहुत जल्द हो जाएगा। चीनी मिल के लिए हमें एक अदालती आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी चीनी मिल गौरी बाजार में थी, वो चीनी मिल कांग्रेस के समय बेची गई, कपड़ा मंत्रालय की चीनी मिल थी, कांग्रेस उसको बेच चुकी है, उसकी प्लॉटिंग हो रही थी, हम लोगों ने उसको रुकवा दिया है और उसको लेकर अभी आगे तय करना है कि उसमें क्या होना है। तो स्वास्थ्य के मुद्दे पे आपने बताया कि सदर जो बनना है, सदर अस्पताल, जिला अस्पताल, उसके लिए जमीन नहीं मिल पा रही। नहीं मिल पा रही, हम लोग प्रयास कर, बल्कि ये भी कहा बीच में हमारे डिप्टी सीएम साहब आए थे और उन्होंने बाकायदे कहा कि अगर कोई अपने पूर्वजों के नाम पे अस्पताल बनाना चाहता है तो लैंड दे दे, हम परचेज करने की भी कोशिश करेंगे। और कोई अगर अपने पूर्वजों के नाम पे चाहता है कि उनके नाम पे अस्पताल बन जाए तो हम अस्पताल बना देंगे, वो लैंड दे दे। पर लैंड का इशू है, लैंड ज़मीन यहाँ पे मिलती नहीं है और ज़मीन मिल जाती तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे हो जाते हैं। रोजगार में अभी हमने एक चीनी मिल खुल नहीं पा रही है इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, रोजगार के स्तर पे काम हो रहा है। जैसे कि बता रहा हूँ, देवरिया में अभी हमने एक रोजगार मेला लगाया था। देश की जो बड़ी कंपनीज है उनको हमने इनवाइट किया, बहुत सारी कंपनीज आई और लगभग 2700 बच्चों को हमने मारुति में, डनलप में, आपका L&T में, बहुत सारी जगहों पे उनका सेम डे इंटरव्यू हुआ और उनमें से बहुत सारे बच्चों को उन्होंने एब्जॉर्व किया। नर्सिंग में, हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स भी आए थे, तो उन बच्चों के लिए जॉब फेयर लगा रहे हैं। साथ में जो मुख्यमंत्री जी की योजना है, जो युवा उद्यमी योजना, मुझे लगता है कि मेरी विधानसभा में लगभग 1700 बच्चों ने उसको अवेल किया, उसको लिया है। शुरुआती तौर पे 5 लाख मिलता है, आपको पूरा जमा नहीं करना होता है, उसमें कुछ सब्सिडी है, इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो लगभग 1700 बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने हमारे क्षेत्र में लिया है और अगर आपने समय से जमा कर दिया तो आपके लोन का अमाउंट भी बढ़ जाता है। साथ ही में जो इंडस्ट्री एरिया हमारा है उसरा में, मेरी विधानसभा से सटा हुआ है, वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज आई हैं, उनके माध्यम से भी कर रहे हैं हम लोग। और ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो कारोबार से जुड़े और जो नहीं कारोबार से जुड़ना चाहते, जो नहीं बिजनेस जुड़ना चाहते, नौकरी करना चाहते हैं, उनको प्रयास कर रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज है वहाँ जाएँ। लेकिन इससे हटके अगर आप देखेंगे तो हमारे एक जगह है सुरौली, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और यूपी पुलिस की भर्तियों में बहुत बड़ी संख्या में यूपी पुलिस में बच्चे हुए हैं। अकेले हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि करीब 600-700 बच्चे ऐसे हैं जो हमारी विधानसभा में कांस्टेबल की भर्तियों में हुए हैं। अभी दरोगा की भर्ती होने जा रही है, आज भी एग्ज़ाम हुआ है, कल भी एग्ज़ाम है। तो सरकारी भर्तियों में भी मुख्यमंत्री जी ने करीब 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 10 लाख लोगों को नौकरियाँ दी हैं, सरकारी नौकरियाँ। उसमें बड़ी संख्या में हमारे देवरिया के बच्चे हैं। आप देखिए हमारी बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट हो रहे हैं, ग्राउंड नहीं है लड़कियों के लिए, वो सड़कों पे दौड़ रही हैं, ये एक समस्या है। अगर हमारे यहाँ स्टेडियम है, हाँ बिल्कुल स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम हमारे यहाँ है, बड़ा स्टेडियम। वो स्टेडियम में सर कॉमन लोग अलाउ होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें अलाउ किया है? कॉमन लोगों, सुबह पूरा स्टेडियम वॉक करता है, पूरा शहर वॉक करता है। स्टेडियम के बाहर भी बहुत बड़ा चक्कर है, हम लोग भी जाते हैं वॉक करने, हम भी बाहर वॉक करते हैं। तो बाहर एक बड़ा चक्कर है, बाहर भी दौड़ते हैं, अंदर भी बच्चे दौड़ते हैं। कि सबके लिए अलाउड है? ऐसा नहीं है, सबके लिए अलाउड है, सब कोई दौड़ सकता है, सब कोई वहाँ प्रैक्टिस कर सकता है। नया स्टेडियम बनाना चाहते हैं पर लैंड नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कहीं कोई जगह मिल जाए, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए। बट बच्चियाँ भी खूब हमारे कांस्टेबल भर्ती हो रही हैं, खूब दरोगा भर्ती हैं, सिपाही बन रही हैं। हमारे यहाँ अच्छा फुटबॉल खेलने वाली बच्चियाँ हैं, उनके लिए हम लोग जगह जगह पे टूर्नामेंट भी कराते हैं। बैतालपुर में बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, स्टेडियम में बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं और देवरिया के बच्चे मेहनती हैं। आपको देश और देश भर में आपको और दुनिया भर में आपको दिखेंगे, ब्यूरोक्रेसी में दिखेंगे, आपको जुडिशरी में दिखेंगे। अभी देखिए हमारे क्षेत्र की बहुत से बच्चे सिविल सर्विसेज में उन्होंने निकाला है। तो ऐसा नहीं है, नौकरियां भी पा रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। आप आई होंगी, आपने देखा होगा तंदूर चाय वाला भी है ना। आप न्यू कॉलोनी में चले जाइए, लाइन से वहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और हर काम करके लोग खुद को समृद्ध। तो आप उसको भी रोजगार में गिन लेते हैं, जो मतलब चाय वाले? गिनना चाहिए आपको। आप क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि मतलब अगर कोई युवा है, वो अपनी मेहनत की या परिवार से या कैसे भी कुछ पैसा इकट्ठा करके एक चाय की दुकान खोलता है तो उसको रोजगार माना जाए? आप नहीं मानते उसको रोजगार? नहीं, आप लोग अपनी गिनती में गिन लेते हैं क्या? मैं बता रहा हूँ कि लोग बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं
और कोई काम आपके लिए वो काम छोटा हो सकता नहीं, है। मैं ये नहीं कह आप रही। यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं, और क्या, आप देखिए मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या अगर आपने- कोई रोजगार खोलेगा तो आप उसको अपने आंकड़े में गिन लेंगे कि फला आंकड़े में नहीं इंसान? गिन रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आंकड़े में कहाँ गिन रहे हैं, हम तो आंकड़े में 9 लाख बैनरों में से जो करोड़ों नौकरियां दिखती हैं कि इतने युवा जो है वो सशक्त हो गए, इतनी हमने नौकरियां बना दिला। हुआ है कि भाई चाय की शॉप लगाना छोटा काम है। ना आप इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। अरे जनरेशन आप मुझ पे थोप रहे हैं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। आपने पूछा सर हमारा खुद चाय का काम है, हम क्यों चाय को छोटा या बड़ा मानेंगे? तो फिर अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कोई लड़का या अगर अपनी दुकान खोलता है, अपने दम पे खोलता है, अपने परिवार रिश्तेदारों से पैसा लेकर, कर्ज लेकर खोलता है, तो क्या उसको भी आप गिन लेते हैं रोजगार में? ये पूछ रहे हैं। मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आइए ना, हम पैसे दे रहे हैं। 5 लाख रुपए का लोन कम लोन नहीं होता। 5 लाख का लोन मुख्यमंत्री दे रहा है और कुछ भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं, आप आइए। हो सकता है कोई कहीं आपको परेशान करे, तो उसके लिए हम बैठे हैं। रोज फोन करते हैं, 20 फोन, और बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ, आप मतलब हाँ, सपोर्ट करते हैं यूथ फुल को? सपोर्ट करते हैं। सुबह 9:30 बजे से लेके 11 बजे इसीलिए बैठे होते हैं। हो सकता है कहीं कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी शरारत कर रहा हो, उसके लिए बैठे हैं, आप आइए। और 5 लाख के लोन के बाद अगर आप आपको कहने में आपको हो सकता है ये भी अजीब लगे, मेरे पास एक शख्स आए जो कुछ इसका सब्जियों का काम करते हैं, और उन्होंने लोन लिया। हम लोगों ने, एक मुख्यमंत्री जी की योजना थी जो केवल पटरी व्यवसायियों के लिए थी, केवल पटरी व्यवसायियों के लिए। कोरोना काल में आई थी, कोविड था, तब उस टाइम ये आया कि ये लोग बहुत परेशान हैं, तो इनको हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करें। तो मुख्यमंत्री जी ने उस योजना की शुरुआत की और मिनिमम लोन अमाउंट था 10,000 रुपये, ठीक है, मिनिमम। लेकिन उसका मैक्सिमम लिमिट नहीं थी। मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति आए जो 10,000 से उन्होंने शुरू किया था, और मैंने खुद उनको 3 लाख रुपए का चेक दिया। और वो एक फल की दुकान लगाते थे, सब्जी फल की दुकान लगाते थे, और साथ में उन्होंने छोटी सी अपनी प्योर ऑयल की, मस्टर्ड ऑयल की एक छोटी सी अपना उन्होंने एक लगा लिया था, संयंत्र लगा लिया था। तो आप लखनऊ रहती हो, लखनऊ जाइए, लखनऊ में बहुत सी बहनें हैं जो शुद्ध पैकेजिंग करती हैं, मसाले बेचती हैं। अब आप ये कहती साहब मसाले का कारोबार, तो ये आपका सोच का ये हो सकता है। हम ये मानते हैं कि हर काम, और हम भी छोटे मोटे काम करके, हम कोई रईस परिवार से थोड़े आते हैं। हमारे पिताजी कोई सांसद नहीं थे, विधायक नहीं थे, कोई एक अध्यापक थे। हम लोग बेरोजगारी के समय हम लोगों ने भी संघर्ष किया, बहुत छोटे से नौकरी शुरू की है। मेरी पहली तनख्वाही शायद 300-400 रुपये रही होगी। तो हर नौजवान को जो मेहनत करता है उसको संघर्ष करके आनंद आता है और वो आगे बढ़ता है। सरकार आपके साथ खड़ी है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत है हम आपको सहयोग करेंगे। एक कमेंट और मिला मुझे ग्राउंड पे, उसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि सांसद भाजपा से हैं, आप विधायक भाजपा से हैं, तो डबल स्पीड से विकास होना चाहिए था, लेकिन आपने सदर अस्पताल का वादा किया, वो आप नहीं करा पाए। बस स्टैंड आपने जो है वो वादा किया, वो आप नहीं करा पाए। तो इसे क्या मानते? इसे आप ये मानते कि कुछ बचा रह गया है, अभी करना है? कोई भी डेवलपमेंट का काम क्या कभी फुल स्टॉप होता है? आप बताइए। एक सड़क बनती है तो उसके बाद सड़क को लेके एक ऐसी सड़क है जिसको लेके सांसद जी भी दावा कर रहे थे उनकी है, आपकी भी, और कहते हैं बनता नहीं है, आप लोग एक मंच पे दिखते नहीं है। ये कितना सच है? लोग बातें बनाते रहते हैं हमारे साथ कि आप लोग साथ में एक मंच पे नहीं दिखते हैं। अभी तो अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? अभी होली के मंच पे हम सब साथ में थे। हमारे घर पे वो आए थे, उनके कार्यालय, उनके मंच पे हम गए, साथ में थे। हमारी पार्टी के सांसद हैं, और अच्छे सांसद हैं, अच्छे सांसद हैं, सक्रिय सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे व्यक्तित्व के सांसद हैं, और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो जिनको नज़र नहीं आ रहा वो जाकर देखें। रेलवे स्टेशन के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे हमारा अच्छा रेलवे स्टेशन बन रहा है। इसके पहले के जो सांसद जी डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, उन्होंने भी किया। तो मिलकर काम कर रहे हैं, तभी तो मुद्दे नहीं है। आप जो 2-4 मुद्दे बता रही हैं, इसके अलावा मुद्दा क्या बताइए ना, वरना मुद्दा क्या होता था कि विधायक और सांसद जमीनें हड़पते हैं समाजवादी पार्टी सरकार में। आप मुझे बता दीजिए, तब ये मुद्दा होता। वही मैं सोचूं, इतने देर में आप विपक्ष को घेरे नहीं, अब तैयार नहीं है क्या सत्ता? कोई कारण ही नहीं है ना। हम क्यों उन पे जाए? हमारे पास खुद को बताने के लिए आप मुझे बताएंगे तो मैं 1 घंटे टाइम ले लूंगा, इतने काम हुए बता दूंगा, अपनी विधानसभा में भी, उत्तर प्रदेश में भी। तो अगर हमारे काम हुए, कौन सा आपको लगता है मास्टर स्ट्रोक काम आपके साइड से हुआ है? ये मैं मुझसे पूछने के बजाय यहाँ के लोगों से पूछिए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लोगों को पता है 1800 करोड़ का बाईपास देवरिया के लिए लोग नहीं मानते थे कि काम शुरू हो पाएगा, क्योंकि शिलान्यास तो हुआ था, ऐसा नहीं है। शिलान्यास यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का भी हुआ था, और शिलान्यास यहाँ पर देवरिया बाईपास का भी हुआ था, लेकिन नहीं हुआ। कुछ कोर्ट में लिटिगेशन चला गया। कोर्ट लिटिगेशन बहुत है, बहुत सारी चीज़ें कोर्ट से उलझती हैं। तो देवरिया बाईपास भी उलझ गया था, और
केंद्रीय विद्यालय तो खैर अभी नहीं बन पाया, तो कोई सोचता भी नहीं था कि शुरुआत हो पाएगी। आज आप जाके देखिए बहुत स्पीड से काम हो रहा है। मुझे लगता है कि 27 का इलेक्शन आते आते उसके आसपास हम लोग 2-3 पैच उसके शुरू कर देंगे। जो भीकमपुर रेलवे क्रॉसिंग है, लोग मानते थे कि हाँ ठीक है, क्योंकि 2 कारण, ऐसा नहीं है सरकार न करना चाहिए, ऐसा नहीं है, पर वहाँ पे कभी आप जाकर देखिएगा जहाँ भीकमपुर रेलवे क्रॉसिंग हम बनाना चाहते हैं, रेलवे ओवरब्रिज बनाना चाहते हैं, वहाँ जगह ही नहीं है, वहाँ पे स्पेस ही नहीं है। तो कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट कोई चीज़ बनाने के पहले उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी देखता है कि ब्रिज चलेगा तो कहाँ चले शुरू होगा, कहाँ, वहाँ जगह ही नहीं है। तो बहुत सारे टेक्निकल इशू भी हैं। जनसंख्या बढ़ गई, बिहार से बहुत सारे लोग बिहार के भी आए यहाँ पे, उनको बिहार में आरजेडी के शासन में जब उनको जगह नहीं मिली तो उनको लगा वहाँ सुरक्षा नहीं, तो यहाँ पे भी आए। तो हमारे शहर की आबादी बढ़ चुकी है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसके हिसाब से हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ज़मीन हो या बहुत सारी चीज़ें, वो हमको नहीं 10 बार से नीतीश जी वहाँ पे सत्ता में हैं। हाँ, तो और उसके बाद से रुका है। आप उतने साल पुरानी की बात दोहरा रहे हैं, वहां से उस समय का लोग आ गए थे ना, नीतीश जी के साथ आरजेडी वाले आते थे जब बीच में थोड़े टाइम के लिए आए थे, जब आरजेडी आती है बिहार में तभी लोग पलायन करके इधर यूपी आ जाते हैं। ये तो किसको नहीं पता, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि वहां पे आरजेडी आती नहीं कि लोग वहां से भागना शुरू करते हैं भाई कि ये तो लूट मार मचाएंगे, अपराध करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। आज देखिए बिहार में क्या, आज हमारे सम्राट जी वहां पे उनके पास कमान है, तो अपराधी दौड़ा दौड़ा कर उनका इलाज किया जा रहा है, देखिए। तो आरजेडी वाले रो रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल बाकी रह गए या इस मुद्दे पर बात करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए, तो आप लिख कर भेजिएगा, दोबारा समय विधायक जी से मांगा जाएगा। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद।